India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंड अप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मीडिया को आदेश दिया है कि वह पीथमपुर संयंत्र में यूनियन कार्बाइड अपशिष्ट पदार्थ के निपटान के बारे में कोई भी फर्जी खबर या गलत सूचना प्रकाशित न करे। 3 दिसंबर 2024 को दिए गए अपने अंतिम आदेश में न्यायालय ने कहा है कि भोपाल गैस त्रासदी को 40 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब बंद हो चुकी है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में अभी भी जहरीला अपशिष्ट पदार्थ पड़ा हुआ है। इसीलिए न्यायालय ने अधिकारियों को साइट को तुरंत साफ करने और क्षेत्र से सामग्री के सुरक्षित निपटान के लिए सभी उपचारात्मक उपाय करने के निर्देश दिए थे और एडवोकेट जनरल ने अनुपालन का हलफनामा पेश किया है, जिसमें कहा गया था कि अपशिष्ट पदार्थों को 12 अग्निरोधक और रिसाव रोधी कंटेनरों में भरकर पीथमपुर अपशिष्ट सुविधा केंद्र में ले जाया गया है। अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन पुलिस और प्रशासन के सहयोग से किया गया, जिसमें डॉक्टर्स, अग्निशमन कर्मचारियों और कुशल श्रमिकों से युक्त आरक्षित टीम को तैनात किया गया। हालांकि एडवोकेट जनरल ने कहा है कि सामग्री बस वही पड़ी हुई है, क्योंकि निपटान के बारे में बहुत सारी फर्जी मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, जिससे जनता में भय और भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। न्यायालय ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा है कि हलफनामे में आगे कहा गया है कि मीडिया के विभिन्न वर्गों द्वारा कुछ काल्पनिक मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर भारी जन आक्रोश है और ऐसे में जिसमें निराधार अफवाहें फैलाई गई है, जिससे ये तस्वीर पेश की जा सके अगर अपशिष्ट को पीथमपुर में सुविधा केंद्र में उतार कर उसका निपटान किया गया तो एक और औद्योगिक आपदा आ जाएगी, जिससे पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। उक्त दुष्प्रचार को दूर करने के लिए प्रतिवादी ने राज्य के विभिन्न अधिकारियों को विश्वास बहाली के लिए कार्रवाई करने तथा उन्हें वास्तविक जानकारी देकर उनके मिथक को दूर करने का निर्देश जारी किया है, जिससे वे फर्जी खबरों और बदमाशों और निहित स्वार्थों द्वारा फैलाई गई गलत सूचनाओं से गुमराह न हो। मामले की सुनवाई 6 सप्ताह बाद की जानी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक 16 जनवरी तक बढ़ाई है। बता दें आपको कि राहत की अवधि इसीलिए बढ़ाई गई है क्योंकि कोर्ट ने जुबैर को एक्स पर यति नरसिंहानंद द्वारा कथित भड़काऊ भाषण के संबंध में, उनके पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दायर जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने एफआईआर को चुनौती देने वाली जुबैर की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। इससे पहले 20 दिसंबर को हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से ये टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोई खूंखार अपराधी नहीं है और उसकी गिरफ्तारी पर 6 जनवरी तक रोक लगा दी गई थी। अपने 6 पन्नों के आदेश में कोर्ट ने अस्थायी रूप से कहा है कि एफआईआर को पढ़ने से धारा 196 बीएनएस के तहत अपराध बनता है। हालांकि ये देखा जाना बाकी है कि उसके खिलाफ धारा 152 बीएनएस बनती है या नहीं। जुबैर पर गाजियाबाद पुलिस ने अक्टूबर 2024 में एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें विवादास्पद पुजारी यति नरसिंहानंद के सहयोगी की शिकायत के बाद धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। जुबैर ने कथित तौर पर 3 अक्टूबर को वीडियो का थ्रेड पोस्ट किया। पहले ट्वीट में एक वीडियो था जिसमें डासना देवी मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित भड़काऊ टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे थे। योगी उन्होंने यूपी पुलिस को भी टैग किया और पूछा कि यति के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने नरसिंहानंद के कथित भाषण को अपमानजनक कहा
और इसके अनुसार यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव डॉक्टर उदिता त्यागी ने जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने पुजारी के पुराने और संपादित क्लिप एक्स पर पोस्ट की है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद पर नरसिंहानंद की कथित भड़काऊ टिप्पणी की, जिससे विवादास्पद पुजारी के खिलाफ कट्टरपंथी भावनाओं को भड़काया जा सके। एफआईआर को चुनौती देते हुए जुबैर ने हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें कहा गया कि उनकी एक्स पोस्ट में यति के खिलाफ हिंसा का आह्वान नहीं किया गया। उन्होंने केवल पुलिस अधिकारियों को नरसिंहानंद की हरकतों के बारे में सचेत किया। उन्होंने कानून के अनुसार कार्रवाई की मांग की और ये दो वर्गों के लोगों के बीच वैमनस्य या दुर्भावना को बढ़ावा देने के बराबर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के विरोध मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है, क्योंकि पंजाब सरकार ने बताया है कि प्रदर्शनकारी किसानों को प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष जस्टिस रिटायर नवाब सिंह से मिलने के लिए राजी कर लिया गया। पंजाब राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की पीठ को बताया कि बैठक हो रही है, उम्मीद है कि कोई सफलता मिलेगी। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा, जो विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे हैं, उसने पैनल से मिलने से इनकार कर दिया था, जिसका गठन पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने किया था। सिब्बल ने खंडपीठ से अनुरोध किया है कि वह सुनवाई स्थगित कर दें, जो पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल नहीं ले जाने के लिए दायर अवमानना याचिका पर विचार कर रही है। खंडपीठ ने मामले की सुनवाई शुक्रवार के लिए स्थगित कर दी है। पिछले सप्ताह पीठ ने डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने के निर्देश का पालन नहीं करने पर राज्य सरकार से नाराजगी जताई थी। खंडपीठ ने दोहराया कि उसका आदेश डल्लेवाल का अनशन तोड़ने के लिए नहीं था और स्पष्ट किया कि वे चिकित्सा देखरेख में अपनी भूख हड़ताल जारी रख सकते हैं। डल्लेवाल 26 नवंबर से खनौरी सीमा पर आमरण अनशन पर हैं और केंद्र सरकार से फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी सहित किसानों की मांगों को स्वीकार करने की मांग कर रहे हैं। कैंसर के मरीज होने के अलावा डल्लेवाल उम्र संबंधी बीमारियों से भी पीड़ित है। बताया जा रहा है कि उनकी बिगड़ती सेहत के कारण वह अब पानी भी नहीं पी पा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अगर वह अपना 41 दिन का अनशन तोड़ भी देते हैं तो भी वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे। पिछली सुनवाई में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसने डल्लेवाल को अनशन तोड़ने का निर्देश नहीं दिया था, बल्कि उसे केवल अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए कहा था, और जिससे उसके स्वास्थ्य की उचित निगरानी की जा सके। लेकिन न्यायालय को बताया गया कि पंजाब सरकार द्वारा स्थिति को शांत करने के लिए वार्ताकारों के जुटाने के बावजूद किसान नेता के किसी भी मेडिकल हस्तक्षेप से इनकार किया है, और ऐसे में जब तक कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप न करे, न्यायालय पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच शंभू बॉर्डर को खोलने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ राज्य की याचिका में हरियाणा सरकार द्वारा दायर एसएलपी पर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि बैंक अपने ग्राहकों के उनके खातों से रिपोर्ट किए गए अनधिकृत लेन देन से बचवाने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। न्यायालय ने कहा है कि वह उम्मीद करता है कि खाता धारक भी बेहद सतर्क रहेंगे और ये देखेंगे कि ओटीपीज किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं की जाती है। न्यायालय ने ग्राहक के बैंक खाते में रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी और अनधिकृत लेन देन के लिए भारतीय स्टेट बैंक के देयता को बरकरार रखा और इसने बैंकों को धोखाधड़ी और अनधिकृत लेन देन को रोकने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध तकनीक का उपयोग करते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। पीठ गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एसबीआई द्वारा दायर एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसने प्रतिवादी ग्राहक के बैंक खाते से अनधिकृत और धोखाधड़ी वाले लेन देन के लिए एसबीआई की देयता को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने एसबीआई को धोखाधड़ी की राशि वापस करने के निर्देश दिए। उत्तरदाता ग्राहक ने एक ऑनलाइन खरीदारी की और बाद में आइटम वापस करने की कोशिश की। इसे एक जालसाज या फोन आया जो खुद को रिटेलर के लिए कस्टमर केयर बता रहा था और निर्देशों के बाद उन्होंने एक मोबाइल ऐप डाउनलोड किया, जिसके कारण रुपए का अनधिकृत लेन देन हुआ। एसबीआई ने ग्राहक द्वारा ओटीपी और एम पिन साझा करने के कारण
अधिकृत लेन देन का दावा करते हुए देयता से इनकार कर दिया। बता दें आपको कि इसके विपरीत उत्तरदाता ग्राहक ने दावा किया कि उसने कभी भी ओटीपी या एमपिन जैसी संवेदनशील जानकारी साझा नहीं की है। उन्होंने दावा किया कि धोखाधड़ी खुदरा विक्रेता और वेबसाइट पर डेटा उल्लंघन के कारण हुई है, जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। ये देखते हुए कि लेन देन धोखाधड़ी और अनधिकृत था, जिसे प्रतिवादी द्वारा तुरंत रिपोर्ट किया गया था, न्यायालय ने अच्छी तरह से तर्कपूर्ण अपेक्षित निर्णय से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जो कि लेन देन की सूचना अपीलकर्ता बैंक को 24 घंटे के भीतर दी गई थी और इसीलिए अदालत ने एसबीआई के इस तर्क को खारिज कर दिया था कि प्रतिवादी के प्रति उसकी कोई देनदारी नहीं है और ऐसे में न्यायालय ने ग्राहकों से सतर्कता बरतने की अपेक्षा की और ओटीपी और उत्पन्न पासवर्ड को किसी तीसरे व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया। हम उम्मीद करते हैं कि ग्राहक यानी खाता धारक भी बेहद सतर्क रहें और ये देखें कि उत्पन्न ओटीपीज किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं की जा सकती है और ऐसे में किसी विशेष स्थिति में और किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ये ग्राहक भी जिसे किसी तरह या दूसरे तरीके से लापरवाही करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में 2005 से 6 के सिलसिलेवार हत्या मामले के आरोपियों में से एक सुरेंद्र कोहली को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए कहा है। सुनवाई 25 मार्च 2025 को होने की उम्मीद है। जस्टिस वी आर गवाई और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने कोहली की ओर से वकील पायुषी राय की दलीलें सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है, जिन्होंने कहा कि मामले में चौंकाने वाला और एकमात्र सबूत एक बालिया बयान है, जो कि 60 दिनों की हिरासत के बाद दर्ज किया गया था और ये जिसमें कोहली ने कहा था कि उसे प्रताड़ित किया गया था। हिरासत जारी होने पर प्रकाश डालते हुए उन्हें प्रार्थना की कि इस मामले को मार्च में अंतिम निपटान के लिए सूचीबद्ध किया जाए। मामले को मार्च तक के लिए पोस्ट करते हुए अदालत ने रजिस्ट्री को ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड मांगने और पार्टियों को उसी की प्रति आपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं। नोएडा के निठारी कांड का मामला दिसंबर 2006 में तब सामने आया था, जब नोएडा के निठारी में मोनिंदर सिंह पंडेर के घर के पीछे एक नाले से कई बच्चों महिलाओं के कंकाल बरामद किए गए थे। जांच के बाद पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली के खिलाफ सीबीआई ने अन्य बातों के साथ साथ हत्या और बलात्कार का मामला दर्ज किया था। हालांकि अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सबूतों के अभाव में पंडेर और कोहली को बरी कर दिया। जांच के तरीके पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय ने हत्या के पीछे अंग व्यापार के वास्तविक कारण होने की प्रबल संभावना को पूरी तरह से अनदेखी करने के लिए सीबीआई को फटकार लगाई। ये देखते हुए कि पंडेर के बगल के घर के निवासी को किडनी घोटाले के मामले में पहले ही गिरफ्तार किया गया था। प्रशांत किशोर ने कंडीशनल बेल यानी कि सशर्त जमानत लेने से इनकार कर दिया है। बता दें कि वह जेल भेजे जा सकते हैं। प्रशांत किशोर के अधिवक्ता IV गिरी ने जानकारी दी है कि पीके ने बेल बॉन्ड भरने से मना कर दिया। इस बीच उन्होंने ये भी बताया कि प्रशांत किशोर का अनशन जेल में भी जारी रहेगा। प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अगर आवाज उठाना गुनाह है तो उन्हें जेल जाना मंजूर है। ऐसे में अब प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जेल में जारी रहेगा। इससे पहले भूख हड़ताल पर बैठे जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया था। पटना सिविल कोर्ट में उन्हें SDJM आरती उपाध्याय की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। पुलिस उन्हें तड़के 4 बजे जबरन उठाकर ले गई। वहां मौजूद लोगों ने विरोध जताया तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। पटना गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे BPSC की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग के लिए प्रशांत किशोर आमरण अनशन कर रहे थे। सोमवार तड़के सुबह 4 बजे भारी संख्या में पुलिस आई और प्रशांत किशोर को उठाकर ले गई। जनसुराज के लोगों का आरोप है कि पुलिस ने इस दौरान पीके को थप्पड़ भी मारा।
मुंबई में आईटीएटी में कोहिनूर प्लैनेट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के मामले पर सुनवाई हुई। ये केस निर्धारण केस 2017 से 18 के लिए कर अधिकारियों द्वारा की गई अस्वीकृति के खिलाफ निर्धारित द्वारा दायर अपील से संबंधित है। प्राथमिकी मुद्दे ब्याज व्यय के आवंटन, धन के डायवर्जन के इर्द गिर्द घूमते हैं और गैर व्यावसायिक उद्देश्य और देर से भुगतान, टीडीएस और ब्याज से संबंधित प्रावधानों की अस्वीकृति। अपीलकर्ता ने तर्क दिया है कि उनके दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध थी और तर्क दिया कि उन्हें आवंटित 22 से 33 करोड़ रुपए में से केवल 14 करोड़ ही व्यय के रूप में योग्य होने चाहिए, क्योंकि बाकी उधार ली गई धनराशि से संबंधित थे। उन्होंने 242 करोड़ रुपए की धनराशि पहले के डायवर्जन पर भी प्रकाश डाला, जिसमें 14 करोड़ की अस्थायी राहत दी गई थी। बता दें आपको कि उन्होंने तर्क दिया है कि ये फैसले वर्तमान मामले पर सीधे लागू होते हैं। न्यायमूर्ति भास्करन ने तर्कों को स्वीकार करते हुए अपीलकर्ता को पर्याप्त धनराशि प्रदर्शित करने का निर्देश दिया और विभाग को अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए 14 दिनों की अनुमति दी है। मामले को आगे की दलीलों और विचार विमर्श के लिए 20 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ज्यादा जानकारी देंगे इंडिया लीगल रिसर्चर प्रथा जैन, जो मुंबई से इस केस को ट्रैक कर रही हैं। प्रथा, क्या जानकारी है आपके पास? प्रथा, आवाज मिल रही है आपको? जी प्रथा, क्या जानकारी है आपके पास इस केस से रिलेटेड? जी, ये केस असेसी द्वारा फाइल की गई एक अपील के बारे में है। इसमें टैक्स अथॉरिटीज ने असेसमेंट ईयर 2017-18 के लिए कुछ डिसअलाउंसेस किए थे। केस का प्राइमरी इशू इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की एलोकेशन, नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए फंड्स का डाइवर्जन और लेट पेमेंट्स, टीडीएस, इंटरेस्ट रिलेटेड प्रोविजन, डिसअलाउंसेस से जुड़े हैं। अपीलेंट ने आर्ग्यू किया है कि उनके पास अपने ऑब्लिगेशंस पूरे करने के लिए सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल थे और 22 से 33 करोड़ में से सिर्फ 14 करोड़ को ही एक्सपेंडिचर माना जाना जाए, क्योंकि बाकी अमाउंट बोरोड फंड्स का था। एपिलेंट ने ये भी हाईलाइट किया है कि पहले फंड्स का डाइवर्शन तकरीबन 242 करोड़ तक का हुआ था, जिसमें से टेम्पररी रिलीज सिर्फ 14 करोड़ के लिए दिया गया था। प्रोसीडिंग्स के दौरान एपिलेंट के रिप्रेजेंटेटिव ने अपने क्लेम्स को सपोर्ट करते हुए कोलकाता और कर्नाटका हाई कोर्ट के जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को साइट किया है और क्लेम किया है कि ये रूलिंग प्रेजेंट मैटर पर डायरेक्टली अप्लाई होती है। ऑनरेबल जस्टिस भास्करन ने एपिलेंट के आर्ग्यूमेंट को एक्नॉलेज करते हुए डेमोन्स्ट्रेट किया है कि उनके पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल है और डिपार्टमेंट को अपना रिस्पॉन्स फाइल करने के लिए 14 दिन का टाइम दिया गया है। ये केस नेक्स्ट हियरिंग के लिए 20 जनवरी 2025 को एडजर्न किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रथा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अगली खबर का रुख करते हैं। अब आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि नागरिक कानून के विभिन्न शाखाओं पर लागू रिलेशन बैंक का सिद्धांत आखिर क्या होता है। क्या एक अडॉप्टेड चाइल्ड अपनी अडॉप्टिव मदर के एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी पे राइट्स क्लेम कर सकता है जो उसने अडॉप्शन के पहले एक्वायर की थी? सुप्रीम कोर्ट ने श्री महेश वर्सेस संग्राम एंड ओरिस केस में इस इशू को क्लैरिफाई किया जब उन्होंने हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के बीच के संबंध एग्जामिन किया। कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक एक्सप्लेन किया जो एक अडॉप्टेड चाइल्ड को ये क्लेम करने का अधिकार देती है कि उसका हक ऐसा है जैसे वो अडॉप्टिव फादर के डेथ के टाइम एग्जिस्ट करता था। लेकिन कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन के लिमिटेशंस पर जोर दिया, स्पेसिफिकली सेक्शन 12 क्लॉज C ऑफ HAMA और सेक्शन 14 क्लॉज 1 ऑफ HSA के अंदर। कोर्ट ने ये रूल किया कि जब एक फीमेल हिंदू की प्रॉपर्टी सेक्शन 14 क्लॉज 1 ऑफ HSA के तहत एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी बन जाती है तो वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं रहती। इसलिए एक अडॉप्टेड चाइल्ड रिट्रोएक्टिवली इस प्रॉपर्टी पे राइट्स क्लेम नहीं कर सकता और अडॉप्टिव मदर के लॉफुल ट्रांजैक्शंस को अंडो नहीं कर सकता। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.